जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए जीके का जो मॉक टेस्ट हमने शुरू किया था, उसी में मॉक टेस्ट संख्या 30 मैं आपके लिए लेके आया हूं। 40 प्रश्न है इसमें जीके के। आइए अभ्यास करते हैं बिना देर के हुए 21 जनवरी के आज का मॉक टेस्ट। चलो दोस्तों, पहला ही एक क्वेश्चन है आपके लिए कि 21 जनवरी भारत के कितने राज्यों का स्थापना दिवस होता है। ये मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि 21 जनवरी को भारत में कौन कौन से राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्वेश्चन साइंस का है। तो पहला ही प्रश्न देखते हैं, अम्ल बे पदार्थ हैं। तो दोस्तों, अम्ल क्या होते हैं, तो आपको बारे में बताना है कि अम्ल क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है, अम्ल बे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ऑप्शन सी, अम्ल बे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा टमाटर में। क्लियर। और एक अम्ल और पूछेगा कि जब दूध फट जाता है तो उसमें खट्टापन जो होता है वो किस अम्ल के कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध का खट्टापन होता है। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की थी। तो दोस्तों, अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कब गया था, तो जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। 1562 में अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और वहाँ पर अकबर ने उसकी यात्रा की थी 1562 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और सिकंदरा आगरा के समीप है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म भी चलाया था, दीन ए इलाही। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि दीन इलाही जो है ये किसने शुरू किया था, तो अकबर ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बाबर ने तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है। तो तुजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा का शीर्षक है और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, तुर्की। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, बाबर जो है ना, बाबर मुगल वंश का संस्थापक माना गया है। ठीक है, भारत में जो मुगल वंश की नींव रखी वो बाबर ने रखी है। और बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों। तो आपसे पूछा जाए कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई, तुर्की भाषा में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो अष्टाध्यायी जो है ये दुनिया का पहला संस्कृत व्याकरण है और इसको लिखा पाणिनि ने। ऑप्शन सी, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है अष्टाध्यायी। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे। दोस्तों, कवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और कवि कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। तो ये भी आपको याद रखना है, भारत का शेक्सपियर कहा गया है महाकवि कालिदास को और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ठीक है, इनके रचना जैसे मेघदूतम है, ऋतुसंहारम है, रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, बहुत सारी किताबें इन्होंने संस्कृत के नाटक लिखे हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का संघीय प्रारूप किससे प्रभावित है। दोस्तों, भारत में जो संघ का प्रारूप है वो कहाँ से लिया गया, ऑप्शन बी, कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान का संघीय प्रारूप कनाडा से प्रभावित है। भारतीय संविधान में अनुसूची में सात में शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, 7वीं अनुसूची जो है उसमें शक्तियों का बंटवारा है, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग हमारा केंद्र होता है। तो ये संघ का विचार, संघ की अवधारणा हमने कनाडा के संविधान से ली है और भारत का जो GST मॉडल है ना, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष किसको चुना गया था। दोस्तों, 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन हुआ, उनके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको याद रखना, आपसे पूछा जाता है। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किसान दिवस कब होता है, तो 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस होता है। और चौधरी चरण सिंह
जो हैं उनका जन्मदिन भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? दोस्तों सह्याद्री की बात करें तो सह्याद्री जो है, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं इनको सह्याद्री कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को सह्याद्री कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, याद रखेंगे। और सह्याद्री पर्वतमाला में जैसे आपकी महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? अच्छा, दोस्तों ये क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। तो आप याद रखिएगा, भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। और जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के दोआब क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये भी आप याद रखें, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। क्लियर। दो प्रकार की जलोढ़ होती है, खादर और एक बांगर। अगर पुरानी जलोढ़ है तो उसको बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ है तो उसको खादर कहा जाता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, विश्व मृदा दिवस कब होता है? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस होता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो आप याद रखना, लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। क्लियर, याद रखिएगा। तो भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से शुरू हुआ था, ये 2015 में पहली बार मनाया गया। तो 21 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो ये आप याद रखिएगा, योग दिवस 21 जून। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था भारत में, वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया था। ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ये लाया गया था। तो ये भी आप याद है। और सन क्या थी? 1856। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था, जिसको स्वीकृति किसने दी थी? लॉर्ड कैनिंग ने। तो ये भी आप याद है, 1856 में आया था। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों गीता रहस्य जो ग्रंथ है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, तिलक की एक किताब और है, द ओरियन। बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब और लिखी, द ओरियन, ये भी आपको याद रखना है। और एक और है, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये भी बहुत आती है एग्जाम में, द आर्कटिक होम ऑफ वेद या वेदास। तो ये भी आपको याद रखना है। दोनों किताबें बाल गंगाधर तिलक की हैं। तिलक जो है ये महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए जाने जाते हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत भी की थी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रीनविच किस देश में है? दोस्तों ग्रीनविच जो है एक मानक समय रेखा है, और ग्रीनविच जो मिलेगा आपको वो यूके में मिलेगा। ऑप्शन बी, यूके। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि ग्रीनविच जो है जीएमटी जिसको कहा जाता है, ये यूके में है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि यूके की राजधानी क्या है, तो वो है आपका लंदन। यूके की राजधानी लंदन है। और यूके की मुद्रा को पाउंड कहा जाता है, पाउंड स्टर्लिंग। यूके की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग कहलाती है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? दोस्तों अगर हम बात करें पूर्ण पाचन, तो पूर्ण पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पूर्ण पाचन मनुष्य की छोटी आंत में होता है। ठीक है। अच्छा, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 7.5 मीटर, 7.5 मीटर ये छोटी आंत की लंबाई होती है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है मानव की, वो यकृत होती है। तो आपसे पूछा गया था कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन बी, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्या आपको पता है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और कवक जो होते हैं ये सफ़ेद रंग के होते हैं, और इसमें भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। तो आप याद रखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति
काइटिन की बनी होती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया सेलुलोज। अगर क्वेश्चन आए कि पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप याद रखिएगा पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आपको एक बड़ी मजेदार चीज़ बताता हूँ। अच्छा, दो जीव हैं, एक है शेर और एक है खरगोश। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किसकी आंत लंबी होगी, शेर और खरगोश में से किसकी आंत लंबी होगी, तो आपका सही जवाब क्या होगा, खरगोश या शेर। तो आप याद रखिएगा खरगोश की आंत लंबी होगी, शेर की आंत छोटी होगी। अब ऐसा क्यों होता है, देखो शेर मांसाहारी जीव है जबकि खरगोश एक शुद्ध शाकाहारी जीव है। और जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वो घास, फूल, पत्ती इनको पचाने की क्षमता रखते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। मतलब अगर खरगोश घास खा रहा है तो वो सेलुलोज को खा रहा है और सेलुलोज का पाचन करने के लिए उसकी आंतें क्या हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। जबकि शेर जो है वो मांस खाता है और मांस में सेलुलोज नहीं होता और मांस में सेलुलोज ना होने के कारण शेर की आंतें छोटी हो जाती हैं, जबकि शुद्ध शाकाहारी होने के कारण खरगोश की आंतें लंबी हो जाती हैं। तो ऐसा आप याद रखिएगा कि जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी आंतें लंबी होती हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्या कहा गया था कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बिम्स्टेक जो है ना, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। और बिम्स्टेक बना कब था, 1997 में बना था। और बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है, ऑप्शन डी। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में। इसके सदस्य देशों की बात करें तो बांग्लादेश है, भारत है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, ये बिम्स्टेक के देश हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिम्स्टेक का सचिवालय ढाका में है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया काठमांडू। अगर आपसे पूछे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। और एशियाई क्रिकेट परिषद, तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कोलंबो में है। आपसे पूछा गया बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन सी। जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले संविधान जो लिखित रूप में बनाया गया वो किस देश ने बनाया था, तो संविधान बनाने वाला दुनिया का पहला देश था अमेरिका, और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन ही है। नेक्स्ट है, रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों रामखेलिया लोक नृत्य है आपका कहाँ का, बिहार का, ऑप्शन सी बिहार का। बिहार का एक डांस और आपसे पूछेगा जटा जटिन, जटा जटिन, और एक और आता विदेशिया। तो विदेशिया और जटा जटिन कहाँ के लोक नृत्य हैं, वो बिहार के हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दो डांस याद रखिएगा, एक मांच और एक आपका मटकी। तो मांच और मटकी कहाँ के डांस है, मध्य प्रदेश के। अब बात करें केरल के, तो कथकली है केरल का, मोहिनी अट्टम है केरल का ही डांस है, मोहिनीअट्टम केरल। दूसरा आपका मरगम कली, कोल कली, पुली कली, तो मतलब कली वाले जितने डांस होते हैं वो सारे केरल के होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। यूपी की बात करें तो चरकुला है, बहुत फेमस है चरकुला, बहुत डांस आता है एग्जाम में। और कजरी है, ये भी आपको याद रखना है। जोगनी नृत्य यूपी का है। आपसे पूछा गया रामखेलिया बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस होता है, ऑप्शन डी। 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू प्लेनेट किसको कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था। तो 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ऑप्शन सी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन सा है। तो दोस्तों भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था, INS अरिहंत, ऑप्शन सी INS अरिहंत। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय नौसेना दिवस कब होता है, तो आप याद रखना 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, भारत की नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुण है, सम नो वरुण है, ये भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो केंद्र में द्वैध शासन जो स्थापित किया गया था वो आप याद रखिएगा कि 1955
1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, ये आप याद रखिएगा। और 1935 के इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि धार्मिक विषय, जनजातियों से संबंधित विषय, रक्षा एवं विदेश मामलों पर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का ही कानून मान्य होगा। ठीक है, बाकी किसी का कानून इस पर मान्य नहीं होगा। और एक चीज़ और, अगर आपसे पूछे कि जो राज्यों में द्वैध शासन समाप्त किया गया था, तो इसी अधिनियम के द्वारा राज्यों में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई थी, 1935 का अधिनियम। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका सही जवाब क्या होगा? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी। यूपी के प्रथम राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो है, इनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आए कि यूपी की जो पहली सीएम थी महिला में, तो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, 24 जनवरी को। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत भी कहा जाता था, जिसको 24 जनवरी 1950 को क्या नाम मिला था? उत्तर प्रदेश। तो ये आप याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत यूपी का पहला नाम था, और इसको 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया था। क्लियर, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विशेष आहरण अधिकार, जिसे एसडीआर या स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है, ये किससे संबंधित होता है? तो आप याद रखिएगा, एसडीआर जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है, ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, और ये जो एसडीआर है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। एसडीआर जो है 1969 में, और एसडीआर को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, पेपर गोल्ड। ठीक है, पेपर गोल्ड, ये भी आपको याद रखना है कि पेपर गोल्ड या एसडीआर किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? दोस्तों, नल सरोवर पक्षी विहार की हम बात करें तो ये गुजरात में है, ऑप्शन बी, गुजरात। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे बर्ड ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, तो पक्षियों का अध्ययन जो होता है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत का बर्डमैन कौन है? डॉक्टर सलीम अली। भारत के बर्डमैन किसको कहा गया है? तो डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए, डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा गया है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं आपसे, अगर आपसे पूछे कि मानव और पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो आप याद रखिएगा, मानव और पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है, तो गुजरात में है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, गुजरात। नेक्स्ट है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो दोस्तों, जॉर्डन और इजराइल के बीच में जो सागर आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है? वो है आपका मृत सागर, ऑप्शन ऑप्शन सी, मृत सागर है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अच्छा, क्या आपको पता है कि इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है? इजराइल की संसद नेसेट है। और इजराइल की मुद्रा क्या? शकेल। इजराइल की मुद्रा शकेल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अभी आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा होगा गाजा पट्टी, तो गाजा पट्टी भूमध्य सागर के नज़दीक है, और ये इजराइल और फ़लस्तीन के बीच एक विवादास्पद क्षेत्र है। ठीक है, ये आप याद रखना। आपसे पूछा गया जॉर्डन और इजराइल के बीच मृत सागर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल की एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, 5। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व बास्केटबॉल दिवस कब होता है, तो आप याद रखें 21 दिसंबर को बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है, 21 दिसंबर को मनाते हैं बास्केटबॉल दिवस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो पीतल नगरी अपना मुरादाबाद है, ऑप्शन सी, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। ठीक है, अपनी जन्मभूमि मुरादाबाद। तो ये भी आप याद रखिएगा। रामगंगा नदी यहाँ बहती है, रामगंगा नदी। और मुरादाबाद में डॉक्टर अम्बेडकर पुलिस अकादमी भी है, तो डॉक्टर अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में ही है, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखें, पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा गया है। नेक्स्ट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में है? तो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है, ऑप्शन सी, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे, ये भी आपको याद रखना है, गोमती नदी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। कानपुर में क्या है? तो दलहन अनुसंधान केंद्र है, दलहन अनुसंधान केंद्र। वाराणसी में क्या है? सब्जी अनुसंधान केंद्र है, सब्जी अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, ऑप्शन बी,
15 होती है। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों का कार्यकाल है वो 9 वर्ष का होता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस शहर में? तो हैग में, जिसको द हैग भी कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग में है, ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो जर्मनी में किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो सही जवाब होगा आपका रूप सिंह, ऑप्शन ए। जर्मनी की एक सड़क का नाम हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। अच्छा, हॉकी का जादूगर किसको कहा गया? ध्यानचंद को। और ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। और भारत में 29 अगस्त को होता है राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि ध्यानचंद की जयंती होती है। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा गया है। और ध्यानचंद जो है, इनकी आत्मकथा का नाम गोल है। और ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में हुआ। एक चीज़ मैं बता दूं, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा गया था कि जर्मनी में एक सड़क का नाम किसके नाम पर? रूप सिंह के नाम पर। अच्छा, क्या आपको पता है कि जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है? जर्मनी की संसद को क्या कहा गया? बुंडसटैग कहा गया है। क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस नृत्य को रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? तो दोस्तों, केरल और बंगाल में जिस नृत्य को लोकप्रिय बनाया गया वो कौन सा था? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? वो है आपका कथकली, ऑप्शन ऑप्शन बी, कथकली। ठीक है, आप याद रखिएगा, कथकली इसका सही जवाब है। वैसे मणिपुरी के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया था, तो कथकली इसका सही जवाब, क्योंकि केरल में क्या है? कथकली चलता है। अच्छा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की किताब है द हंगरी स्टोन, द हंगरी स्टोन। तो ये भी आपको याद रखना है, द हंगरी स्टोन। बाकी इनकी कहानी कही आती है, जैसे काबुली वाला है, गोरा है, द पोस्ट ऑफिस है, तो वो सब इनकी कहानियाँ हैं। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा गया? सही जवाब होगा राफेल नडाल, ऑप्शन ए। राफेल नडाल टेनिस खिलाड़ी हैं और इनको लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जीते हैं, इसलिए इनको कहा गया है। ठीक है, किस देश के वैसे ये? तो ये स्पेन के हैं। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो कार्यस्थल पे, कार्यस्थल का मतलब कि जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, ऑफिस में हो या कहीं और जगह हो, उनका यौन शोषण ना हो और वो कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करें, उनकी मतलब सिक्योरिटी अच्छी हो। तो महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य की है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना की पहले साहस पहल। अच्छा, तेलंगाना कब बना था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हॉकी महिला जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो हॉकी महिला जूनियर एशिया कप का खिताब भारत ने जीता था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, भारत ने। किसको हरा के जीता था? तो दक्षिण कोरिया को हरा के जीता था। ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी के मैच की अवधि कितनी होती है, कमेंट में लिख के बताओ कि हॉकी के मैच का टाइम कितना होता है टोटल। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? आपका सही जवाब होगा मोहन ए के मोहंती, ए के मोहंती, ऑप्शन बी, ए के मोहंती बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष होता है 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 2 फरवरी को? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था हमारी आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 2 फरवरी। नेक्स्ट है, किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों, WHO ने बाह्य लेखा परीक्षक किसे चुना? ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है, मानव अधिकारों का संरक्षण की अधिनियम धारा 2(1) के अनुसार मानव अधिकार डैश डैश से किससे संबंधित अधिकार है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें मानव अधिकार, तो ये जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अच्छा दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये कब बना था? तो 1993 में बना था।
और मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। और विश्व मानवाधिकार दिवस कब होता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। और एक संस्था और जरूर याद रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये मानव अधिकारों को बचाने के लिए एक संस्था है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों अभी जो हमारा नया संसद भवन बना है, नया संसद भवन जो बना है उसमें भी कालीन इसी शहर से गई है और ये शहर है भदोही। भदोही को उत्तर प्रदेश की कालीन नगरी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अपनी विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जाना जाता है भदोही कालीन के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए भदोही। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके क्या विचार है आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। फिर मिलूंगा आपको नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।